उस्मान साहब, आप ज़रा ये एक्सप्लेन करें कि जो हमने अभी केस किया है, आपने बड़ी अच्छी प्रोसीडिंग उसमें कंडक्ट की है, वो क्या केस था? फैमिली सूट था? किस चीज़ का था? ज़रा वो बताएं। और उसमें जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR का लेटेस्ट जो लॉ है उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, आज ज़रा एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप। जी सर, बेसिकली हमने जो सूट फाइल किया हुआ था, इट वाज अ फैमिली सूट, जिसके अंदर हमारे क्लेम्स थे, डाउरी आर्टिकल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस अब सूट था फॉर डाउरी आर्टिकल्स एंड मेंटेनेंस, और इसके अलावा कॉलम नंबर 19 ऑफ द निकाहनामा के अंदर एक कंपनसेशन अमाउंट थी। ठीक है, इसमें गोल्ड रिंग वगैरह थी ना अंदर? बिल्कुल, ब्राइडल गिफ्ट भी था। चलो ठीक है, ये हमारा सूट था। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सूट फाइल किया, हमने सूट फाइल किया, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आ गई। अब पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 और इसके अलग स्पेशली रूल्स हैं 2020 के, उसके अकॉर्डिंगली जब रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट सबमिट कराता है, विद इन द 30 डेज द ट्रायल जज इज बाउंड टू रेफर द केस टू द ADR सेंटर। अब ADR के जो जजेस होते हैं, जिन्हें मीडिएटर्स कहा जाता है, वो रेफर कैसे होता है? वो ट्रायल कोर्ट खुद रेफर करके भेजते हैं कि थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज? बाकायदा सर एक रेफरेंस सर्टिफिकेट बनता है, जिसके अंदर बिल्कुल, और एक पॉइंट है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉइंट्स होता है। जो ट्रायल जज साहब होते हैं हमारे, जो मतलब बेसिकली जिस तरह एक कहेंगे एक प्री इशू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज थोड़े से होते हैं, ताकि जो ADR हम साथ लगा भी देंगे ऑर्डर। बिल्कुल, वो हम साथ लगा भी देंगे, ताकि इन पॉइंट्स पे अच्छा, उसमें जो ट्रायल जज हैं वो खुद जो फैमिली कोर्ट के जज हैं वो रेफर करते हैं ADR सेंटर में कि थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज? नहीं, थ्रू नो डायरेक्टली रेफर करते हैं। और जस्ट रिटन स्टेटमेंट और प्लेंटिफ की रिटन स्टेटमेंट और डिफेंडेंट की प्लेंटिफ की प्लेंट और डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट जस्ट सबमिट होती है। बस वो दोनों ने इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करके साथ ही उन्होंने भेज देना ADR सेंटर। एक ऑर्डर होगा जी, और वो रेफरेंस सर्टिफिकेट होगा, उसके तहत वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अच्छा, डेट वो दे के भेजेंगे कि फलानी डेट पे आपने ADR में फलाने जज साहब का पेश होना है, ठीक है? और ADR सेंटर में भी ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, ADR सेंटर में जजेस ही बैठते हैं कि कोई प्राइवेट एंटिटी के? मैं बताता हूँ, इस पर बैठते हैं सिविल जजेस फर्स्ट क्लास ही हैं, लेकिन ये स्पेशल जजेस होते हैं जिन्हें एज अ मीडिएटर कहा जाता है, और ये नॉमिनेटेड बाय होते हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब रिसेंटली एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आई गेस 3 to 5 मीडिएटर जजेस हैं। जो सर सेशन जज का जो गेट है, जजेस गेट, उसके लेफ्ट साइड पर है ADR सेंटर, बकायदा एक प्रेमिसेस अलग बना ADR सेंटर है, कलरफुल सा बना हुआ है, ठीक है? वहां पे अब आपको जिस ट्रायल कोर्ट ने जब रिटन स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने विद इन 30 डेज रेफर करना, उन्होंने वहां पे रेफर कर दिया 30 डेज, और उसके बाद उन्होंने आपको जब भेजा वो रेफर कर दिया कि इन जैसा आपके पास आपने ADR कोर्ट में जाना है। अब उस डेट पे फाइल थ्रू एलमेट चली जाएगी सर, वो अब और आपने खुद वहाँ पे पेश होना है? जी, बिल्कुल चली जाएगी, उनकी ड्यूटी यही होती है वहाँ पहुँचाना, लेकिन अनफॉर्चुनेट है सिस्टम बहुत लैग करता है। मैं पूछना चाहता, हम लोगों को खुद उनके साथ एफर्ट करके बहुत ही ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। फिर कल मेरे एक सीनियर भी बता रहे थे, जब मैंने ये कल एक वीडियो अपलोड की जिसमें थोड़ा सा मैंने बताया ADR के बारे में, कि उनको 2 महीने लग गए। खैर, हमें इसी भी चीज का अंदाजा था, इसलिए हमने जो ADR की डेट जो थी वो तो खैर मेंशन करते ही करते हैं, क्योंकि ADR के अंदर एक और ये चीज भी होती है, जब ADR के अंदर मैटर चला गया तो ट्रायल जो होता है, जो नॉर्मल ट्रायल है अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है? और एक और चीज, अगर कोई एविडेंस जो है वो इज लाइकली टू बिकम अनअवेलेबल, लाइक अगर उनका कोई रिश्तेदार है जिन्होंने एविडेंस जो है इन पर्सन देना चाहता है, वैसे तो वीडियो लिंक के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं खुद पेश करूं, या ऐसा कुछ भी प्रोसीडिंग्स है, तो फिर बिफोर इवन रेफरिंग द मैटर टू द ADR सेंटर, द जज कैन रिकॉर्ड द एविडेंस एज वेल, ओके? और इसके अंदर क्या बात करें? अच्छा, इसके बाद जो है वो ये बताएं कि ADR सेंटर में आपने अपने हाथ में फाइल पकड़ी, एलमत के थ्रू आपने फाइल जो है उसको साथ आपने पहुंचा दी, और उसके बाद उस डेट पे जो हमारी हियरिंग थी उसमें अब आप एक्सप्लेन करें कि आप जब सीधा गए तो वो कोर्ट नुमा चीज बनी हुई है कि कोई इस तरह का कोई क्लिनिक टाइप बना हुआ है या कोई नर्सरी टाइप बनी हुई है? मीडिएशन टाइप बनाए हुए हैं, और यहाँ पर लीगल आर्गुमेंट्स हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये मीडिएशन प्रोसीडिंग्स पिक्चर भी लगा देंगे। जी, वो सारी हमने प्रेमिसेस की थोड़ी सी ली थी पिक्चर्स, तो ये बेसिकली मीडिएशन रूम्स होते हैं, यहाँ ना ही लीगल डिस्कशन हो सकती है और ना ही करनी चाहिए। और हमें एज अ लॉयर हमें वैसे भी ADR और मीडिएशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम जो है लिटिगेशन फ्रेंडली है। हम इस चीज को बहुत ही एक बड़ा फ्लेक्स समझते हैं कि मैंने उसके खिलाफ पर्चा करवा दिया और मैंने उसको अंदर करवा दिया। अच्छा, अब ये बताएं, ट्रायल कोर्ट कंपल्शन उन्होंने भेजना ही भेजना वहाँ पे? अच्छा, जब वहाँ पे ADR सेंटर में हम जाते हैं तो हमने जाके किसको रिपोर्ट करना होता है? वहाँ पे कौन बंदा रेलेवेंट है जिसको आपने जाके बताना है मेरा फलाना केस इतने बजे लगा हुआ? जी सर, वहाँ पर जिस तरह एक नॉर्मल जजेस के जो रीडर वगैरह होते हैं, तो वहाँ एक अलग रूम बना हुआ था जहाँ पर उनके स्टाफ बैठा हुआ। जितने जजेस उतने रूम्स हैं कि सारे इकट्ठे बैठे हैं? नहीं सर, अलग-अलग मीडिएशन
मीडिएशन रूम अलग होता है, क्योंकि हर मीडिएशन रूम में एक जज होता है। एक जज होता है। और एक और चीज़ भी हम नोट करनी है कि ये जितनी भी एडीआर की प्रोसीडिंग्स होती हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं और प्रिविलेज कन्वर्सेशन है और ये इनएडमिसिबल है। अगर कोई भी यहाँ पर डिस्कशन हुई है, अगर उनमें से कोई भी पार्टी जो है उसका एविडेंस में यूज करना चाहती है कि ये एडीआर प्रोसीडिंग्स के अंदर उन्होंने ये कहा था, तो इनएडमिसिबल एविडेंस है। इवन काउंसिल को भी डिस्करेज करते हैं कि आप खुद ही से आके बात करें। बिल्कुल डिस्करेज करते हैं वो। मैं अच्छा, अब ये बताएं कि वहाँ पे जो सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे जजेस हियरिंग कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारी तो पार्टी अंदर गई थी और बाद में आप भी गए और बात की, तो वहाँ पे किस तरह जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे और सामने वो बैठे हैं कि किस तरह का फ्रेंडली राउंड टेबल बैठा है? नो सर, अक्रॉस द टेबल जिस तरह जैसा कोर्ट में होता है उसी तरह ही होता है। मतलब वहाँ पे कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में या इंडिया वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पे राउंड टेबल्स है, यहाँ पे उस तरह नहीं, यहाँ पे बकायदा वो कोर्ट रूम नमा ही बना हुआ है। हालांकि उसको मैं कोर्ट रूम नमा नहीं, जिस तरह आम टेबल होती है ये टेबल मतलब जिस तरह ऑफिसर बैठते हैं टेबल के इधर और वहाँ पे आके प्रोसीड करते हैं। अच्छा, फिर आपने गए, आप जाके रीडर को जाके आप बताते हैं कि जी मेरा ये केस लगा हुआ है, वो आपको क्या कहते हैं कि टाइम एग्जैक्ट अगली पार्टी को कौन सा दिया हुआ ये टाइम? मैं वो उसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने जब जाकर बताया, फर्स्ट ये हुआ ये कि जो जिस जज साहब जिस मीडिएटर लंदन मीडिएटर का नाम हमारे कोर्ट ऑर्डर में था, तो मैं उनकी कोर्ट में गया, तो वहाँ बताया कि भाई अब ये जो मैटर जो है रेफर हो गया टू डिफरेंट जज। तो वो हम वो एरिया सेंटर में था, तो हम वहाँ पे गए, वहाँ के स्टाफ पहले हमारी फीमेल जज थी, फिर मेल जज को रेफर हो गया। ठीक है, फीमेल जज को रेफर हो गया। तो मैंने वहाँ पर जाकर बताया, तो उस कॉल लिस्ट में मेरा केस का नाम ही नहीं था कॉल लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो नाम ही नहीं है, तो मैंने कहा ये मेरे पास तो ऑर्डर है। वो दोनों साथ ही थे ना मीडिएशन में? जी जी जी। आपका उनके बजाय चेंज हो गया यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, आप गए फिर उसके बाद? तो उसके बाद कॉल लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने फिर अपना ऑर्डर दिखाया कि ये देखें ये ऑर्डर तो ये केस तो रेफर हुआ है और एडीआर प्रोसीडिंग्स। खैर मैंने फिर स्ट्रेसफुली आई हैड टू अटेंड टू देम वेरी स्ट्रेसफुली। तो फिर समहाउ फाइल आ गई। अच्छा, फाइल चली गई। उसके बाद ये बताएं कि वहाँ पे रीडर साहब ने आपको दूसरी पार्टी को कॉल करके बुलाया, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं गई हुई थी ये वाली पेपर? जी जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा कि दूसरी पार्टी आई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आई। तो और ये चीज़ भी बेहतर होती है जब भी रेफरेंस लेटर फॉर द आईडीआर भेजा जाता है तो दोनों काउंसिल्स के नाम या और पार्टीज के नंबर भी उस जो रेफरेंस सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने कॉल कर दी दूसरी पार्टी को, और उनको ये पता ही नहीं था कि वकील साहब ने आगाह नहीं किया हुआ था कि आज एडीआर की प्रोसीडिंग्स होनी है। अच्छा, उनके वकील साहब आए फिर साथ में? सर वो मैं बताता हूँ ना कि आए भी किस तरह। तो खैर हमने वेट किया, बकायदा वेटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी पार्टीज के साथ बैठ सकते हैं। तो तकरीबन कोई 1.25 घंटे के बाद मैं दोबारा गया स्टाफ के पास। मैंने कहा अभी तक तो वो नहीं आए, मैंने तो आए अपने रेलेवेंट कोर्ट के स्टाफ के पास? बिल्कुल रेलेवेंट कोर्ट जो मीडिएशन रूम का स्टाफ है, मीडिएटर लंदन मीडिएटर का स्टाफ है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आईपीटी आना था, तो मैंने कहा कि मैंने तो इस तरह करना है और ये अभी तकरीबन 12 बज गई है, तो अभी तक तो ये स्टाफ ने, फिर उन्होंने दोबारा कॉल की, तो क्या कहते उसने कहा मैं आ रहा हूँ। मतलब वो डिले ही कर रहा था। और जो कंडक्ट है डिफेंडेंट का ट्रायल कोर्ट के अंदर भी इसी तरह ही है। अच्छा चलें, वो तो मेरिट्स पे होगी, मेरिट्स पे नहीं हमने जाना। हमने ये बताना है, आप ये लोग पूछते हैं ना कि एडीआर का प्रोसीजर होता कैसे? जी जी। अच्छा, वहाँ पे आपने उनको कॉल करवा के बुलवा लिया एग्जैक्ट टाइम पे? वो जज साहब ने बुलाया था, वो भी हाँ वो मैं बताता हूँ। फिर मैंने पहले वो पार्टी अंदर गई दोनों जी, आप बाहर थे? अकेले पहले मेरी प्लेंटिफ गई अंदर मीडिएटर जज साहब के पास, उसके बाद उनकी वो गई। ठीक है, जैसा हमने क्या बात की अंदर, क्लाइंट ने क्या बताया आपको? क्लाइंट ने ये बताया कि उनसे पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई थी और व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिस्प्यूट, आपकी जो डाइवोर्स है वो बेसिकली क्यों हुई है ना, और आपको क्या लगता है कि ना डाइवोर्स आपको क्यों दी गई है आपके अकॉर्डिंगली, और आपने ये जो क्लेम फाइल किया हुआ है ये सस्टेनेबल है या ये सस्टेनेबल नहीं है, या उनसे बात पूछी। मतलब जैसा हमने कोशिश करने की कोशिश की कि कहाँ से इनकी सालसी किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, अब दूसरी पार्टी पर आई, फिर दूसरी पार्टी आई डिफेंडेंट यानी द हस्बैंड, हो गया, उनसे भी इसी तरह की बातें क्यों की होंगी। वैसे सर ये प्रिविलेज कन्वर्सेशन उन्होंने बात की, तो दोनों आपस में दोनों ने ये बात से एग्री, दोनों ने ये बात पे स्ट्रेस किया कि हम लोग नहीं सेटलमेंट सर। उसके बाद दोनों मतलब हस्बैंड और वाइफ, एक्स हस्बैंड और वाइफ को दोबारा बुलाया गया। पहले अकेले बुलाया गया, फिर बाद में बुलाया गया। तो फिर उनको सामने एक प्रपोजल रखा गया, जो प्रपोजल लेकर मेरी क्लाइंट मेरे पास बाद में आई। प्रपोजल वो रिटन में था? नहीं, रिटन में नहीं था। अच्छा, ओरल ही था। ठीक है। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मतलब ये जो सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है, तो हम जो है प्रोसीड करेंगे विद द ट्रायल। उसके बाद मेरे क्लाइंट ने को मैंने बता दिया कि जैसा किस तरह बात करनी है। अच्छा, उन्होंने ओरली एक जैसा हमने सेटलमेंट बना के दी कि ये सॉल्यूशन मेरे नज़र में है, आप लोग करना चाहें तो फिर हम आप लोग कर लें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सर। बिल्कुल इसी तरह। तो उसके बाद फिर मुझे बुलाएगा
मुझे बुलाया गया और मुझसे भी इसी तरह बात की गई कि आपने ये क्लेम फाइल किए हुए हैं, इतने ये वाला क्लेम, तो आई गेस फिर काउंसिल को बुला लिया आपको, उनके काउंसिल मौजूद नहीं थे? नहीं वो मौजूद। अच्छा, आपको जैसा आपने पहले उनको देखें, पहले उनको अलग-अलग बुलाया जी, प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को, उसके बाद दोनों इकट्ठे बुलाया, उनको एक ऑफर दी, उन्होंने ऑफर से डिनाई किया, उसके बाद उन्होंने काउंसिल को बुला लिया जो आप थे, और आपको आगे जैसा आपने क्या कहा? जी, अब जब मैं अपेयर हुआ तो मुझे जैसा आपने कहा कि आपने केस फाइल किया हुआ है, उसके अंदर ये जो क्लेम है खासतौर पे कॉलम नंबर 19 का, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम है, क्योंकि मैंने भी जैसा आपसे बहुत हम्बली प्रेजेंट किया कि मेरिट्स पे ना जाए, वो नहीं जरूरत, हमें जरूरत नहीं। कॉलम 19 में तो जैसा ने कहा कि आप तलाक पे किसी किस्म की कंडीशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल, तो ये आपको मिलेगा भी, हालांकि हमारी इस पे रिसर्च है और आपके मुताबिक ये इंशाल्लाह ये इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे डिपेंड करता है, इंटेंशन ऑफ द पार्टी पर। ठीक है, आपने फिर जैसा आपको क्या कहा? जैसा आपको मैंने फाइनली कहा कि आई रिस्पेक्ट यू व्हाट यू आर, रिस्पेक्ट योर प्रपोजल टोटली, बट इन द आईज ऑफ लॉ जो प्रपोजल हमें मिल रहा है इट डजंट सूट अस, सो वी वुड लाइक टू प्रोसीड विद द ट्रायल। तो अब जो मीडिएटर जज साहब थे उन्होंने जो एडीआर की प्रोसीडिंग्स है, फेलियर रिपोर्ट एक बनेगी जिसमें जज साहब जो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेंशन करेंगे और इस रिपोर्ट को ट्रायल जज के पास भेज देंगे। और नाउ दिस एडीआर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द वो एक अलग बात है कि उस्मान साहब हम्बल हो रहे हैं, लेकिन वो जज साहब ने उस्मान साहब की कोई वीडियो वगैरह में इनकी बात सुनी थी, तो उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया और इनको फिर एप्रिशिएट भी किया, मेहनत को एप्रिशिएट किया। सर इनफैक्ट हमारे पूरे ऑफिस को रिकॉग्नाइज किया। चलें फिर आगे चलें, ये बात इग्नोर करके आगे फिर तो उसके बाद जो अब ये बात यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये जो एडीआर की रिपोर्ट एडीआर जब नहीं पहले यहाँ से करें ना। अब वो जैसा आपने आपसे पूछा, आपने उनको फाइनली कहा कि हमने सेटलमेंट नहीं करनी, यहाँ जो प्रपोजल में मिल रहा है मैंने वो नहीं कर रहा। उसके बाद क्या हुआ इस टाइम के बाद? हाँ, उसके बाद उन्हें कहा चलिए मैं एक फेलियर रिपोर्ट जो है एडीआर की वो मैं प्रिपेयर करके ट्रायल जज में भेज दूंगा, यू विल प्रोसीड विद द ट्रायल। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कौन सी रिपोर्ट? फेलियर रिपोर्ट। फेलियर रिपोर्ट की एडीआर प्रोसीडिंग लैप्स कर गई है, फेल हो गई है, पॉसिबल नहीं है सालसी किरदार अदा करना। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा मैं ट्रायल कोर्ट में नेक्स्ट डेट आपको वो यहाँ से रेफर करेंगे, ट्रायल कोर्ट में डेट डाल के भेजेंगे कि इस डेट में आपने उसी ट्रायल कोर्ट को वापस जाना जहाँ से रेफर हुआ। सर जो ट्रायल कोर्ट ने जब रेफर मैटर किया था एडीआर सेंटर के लिए, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 20 दिन हमने स्ट्रेस किया था कि कम से कम दिन दिए जाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रायल कोर्ट है 60 दिन दे सकती है एडीआर की प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब जो फेलियर रिपोर्ट एडीआर की होगी उसके अंदर जो भी हमारे लर्निंग मीडिएटर की जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं that will continue along with the main suit file। ठीक हो गया, ओके, वो साथ अटैच हो जाएंगे मेन सूट बिल्कुल साथ अटैच होंगे, ट्रायल कमेंस होगा, बिल्कुल एडीआर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। एडीआर प्रोसीडिंग्स फेल हो चुकी हैं, इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगा, एविडेंसेस होंगे, और ये मतलब ये कि ट्रायल कोर्ट ओरिजिनल जिसने इनको रेफर किया था उसी के पास प्रॉब्ली वापस चली जाएगी। जी बिल्कुल। अब डेट कितनी देर की सर? वो 10 सितंबर की है, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई। अच्छा, वो हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि जब हम बात करते हैं, जो क्या कहते हैं, हम जब बात करते हैं कि वो जो रिपोर्ट की बात करते हैं और जब इसमें मेरिट्स की बात करते हैं, तो ट्रायल जो है वो अगर मीडिएशन आप लोगों की सक्सेसफुल हमारे क्लाइंट की हो रही होती है तो फिर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम कोर्ट की झंझट में ना पड़ें और वो चाहते हैं कि हमारी सेटलमेंट हो जाए थ्रू कॉम्प्रोमाइज। तो उसके अंदर ये होता है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, उसको इट विल बी रिड्यूस इन द राइटिंग, और जैसा आप लिखेंगे जो मीडिएटर, जैसा हम नहीं कहेंगे, हम मीडिएटर कहेंगे, लैंडिंग मीडिएटर, जो मीडिएटर होंगे अपने इट विल बी रिड्यूसिंग टू लाइन जो भी कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टीज के अंदर थ्रू कंसेंसुअल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो और इसके अंदर अगर उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर वैसे तो एडीआर के लिए सिर्फ 60 डेज है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज जो है प्रोसीड होना चाह रहा है और पॉजिटिव आउटकम देख सक रहे हैं, then the mediator judge can extend it up to 120 days। इसमें हमारे केस में अगर इनमें सुलह होती है, जिन केसेस में सुलह होती है, वहां पे वो एक और डेट भी डाल सकते हैं कि आप लोग टाइम दे रहे हैं और आप नेक्स्ट डेट बट मैक्सिमम अप टू 120 डेज, ठीक है। और अगर जो यहाँ पर जो है एक अवार्ड लेट्स सपोज उसे हम अवार्ड कह लेते हैं, बन जाता है थ्रू कॉम्प्रोमाइज, दैट वुड बी डीम्ड एज अ डिक्री, और इसके खिलाफ कोई भी अपील और रिवीजन भी लाई नहीं करती, क्योंकि वो कंसेंसुअल होती है ना। बिल्कुल कंसेंसुअल, इसके खिलाफ ना ही कोई अपील लाई करेगी और ना ही कोई रिवीजन लाई करेगी। देयर इज नो अदर रेमेडी अवेलेबल टू कंटेस्ट दैट डिक्री। अच्छा, और ये बताएं उस्मान साहब कि कहीं हम ये अवॉइड कर सकते हैं एडीआर प्रोसीडिंग्स को? बिल्कुल नहीं कर सकते, इट इज वेरी मैंडेटरी। हाँ जी, ताकि हमारी जो पेंडेंसी है केसेस की, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एडीआर के इसको मैंडेटरी करार दे दिया गया। इसका मतलब है कि अच्छा, अब यहाँ पे अब रूटीन में ट्रायल कोर्ट में वापस चला गया एडीआर वाला, मतलब ये फैमिली सूट का स्पेशल प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा और अपनी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को कमेंस होगी बिल्कुल सर इसी तरह। तो हमारी एक ही डेट में एडीआर की प्रोसीडिंग्स थी और अगर वो नहीं सेटल हुआ तो हमारी वो वापस ट्रायल कोर्ट में चलेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप पूरी बात, क्योंकि सर वैसे तो डेट एक और मजीद भी बढ़ सकती थी, क्योंकि एडीआर की प्रोसीडिंग के लिए 20 दिन थे, लेकिन चूंकि जो लर्निंग मीडिएटर
मीडिएटर साहब थे वो देख पा रहे थे कि जो डिफेंडेंट साइड है वो बहुत ही एक आई वुड से ऐसे एब्सर्ड एक प्रपोजल दे रही थी हमें। तो the London mediator could see कि this is not a viable proposal in the eyes of law. So अब हमारी फेलियर रिपोर्ट चलेगी और एंड वी विल प्रोसीड विद द ट्रायल। वॉइस नोट जरा करें मैं आपको। ठीक है, थैंक यू।